सुहेवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 के 12th लेवल का जो जीके जीएस है, जिसका भी एग्जाम चल रहा है, जो कि आपकी 19 अगस्त की जितनी भी शिफ्ट हुई है गाइस, उन सभी शिफ्टों के आधार पर जो आपके आने वाले प्रश्न होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे, उन सभी को एक एक करके देखेंगे गाइस, और वो भी पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ। और मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अगर आपको चीजें, मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आ रही है, तो बस आप इतना करिएगा कि आप इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है, अगर आपको समझ आ रही है तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान का कौन सा नहीं है? तराई क्षेत्र नहीं है, खादर नहीं है, बांगर नहीं है, या फिर विंध्यन पठार नहीं है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं उत्तरी मैदान की बात करूँ गाइस, तो अगर ये इंडिया का जो मैप है, अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मान लेते हैं ये इंडिया का मैप है, ठीक है, मैप तो उतना अच्छा बना नहीं, बट स्टिल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये वाला जो आपका क्षेत्र हो जाता है ना, ये वाला जो है, ये आपके उत्तरी मैदान हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र जो आपका हो जाता है, ये उत्तरी मैदान का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसी का कौन कौन जो है ये उपखंड नहीं है पूछा है, तो विंध्यन पठार इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगर मैं उत्तरी मैदान के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो मैदान होता है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो याद रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जो उत्तरी मैदान जो है, ये हिमालय के तलछटी तलछटी से हिमालय के तलछटी से लेकर प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार तक फैला है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है गाइस, कि इसमें जो है 3 भाग होते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान में जो है ये कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। और वो 3 भाग जो है ये कौन कौन से होते हैं गाइस? तो पहला आपका हो गया कौन सा? पहला आपका हो गया ये पंजाब मैदान। पंजाब मैदान, ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका कौन सा हो गया? गंगा मैदान। और तीसरा आपका कौन सा हो गया गाइस? तीसरा आपका हो गया ब्रह्मपुत्र मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान, ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे मैं तराई क्षेत्र की बात करूं, बाकी ऑप्शन आपका हो रहा है और विंध्यन पठार नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं वो भी समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र जो है ये आपका हिमालय के जो है ये तलछटी में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये भी हो गया आपका, ये तो बोला ही गया कि हिमालय के तलछटी से लेकर प्रायद्वीपीय पठार तक फैला हुआ है। तो ये आपका कहाँ स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा, ये हिमालय के तलछटी में स्थित है। ठीक है, तलछटी में स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो आपका दूसरा कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा आपका है खादर। ठीक है, तो खादर के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? खादर के बारे में याद, ये भी आपके उत्तरी मैदान का हिस्सा है, क्योंकि ये जो है नदी के पास जो है ये क्या कहता है, यहाँ पे जो है नया जो है जलोढ़ मिट्टी बन जो होता है वो आपका खादर होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो है नया जलोढ़ आपका क्या होता है? खादर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है याद रखिएगा हर साल जो है ये यहाँ पे जो है बाढ़ से नई मिट्टी जमती है। ठीक है ना, नया जलोढ़ मतलब यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे जो है नई मिट्टी जमती है, इसीलिए इसे खादर कहते हैं। ठीक है, नई मिट्टी जमती है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये जो मिट्टी होती है गाइस, याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा ही उपजाऊ होती है। और उत्तर भारत का मैदान जो है ये बहुत ज्यादा ही उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे जो है नया जलोढ़ मिट्टी होता है, इसी वजह से। ठीक है, ये इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ये धान गेहूं की खेती के लिए बहुत ये होता है। इसके अलावा जो है आपका लास्ट कौन सा बचता है? एक आपका बचता है बांगर। ठीक है, तो इसे भी मैं समझा देती हूँ। तो बांगर के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये जो है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। तो ये भी जलोढ़ मिट्टी है, तो ये भी फसल के लिए बहुत ये है जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है ना, और याद रखिएगा ये जो है थोड़ा ऊंचा पे होता है। ठीक है, थोड़ा ऊंचा होता है।
ठीक है। और यहाँ पे जो है ये भी आपके जो है उत्तरी मैदान का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये तीन आपके उत्तरी मैदान का हिस्सा है, लेकिन विंध्यन पठार जो है ये उत्तरी मैदान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। विंध्यन पठार की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा ये आपके दक्कन का हिस्सा है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो है, क्योंकि विंध्यन पठार जो है ये आपका पठारी क्षेत्र है, ये आपका उपजाऊ नहीं है गाइस, ये आपका पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना, पठारी क्षेत्र है। और ये याद रखिएगा पहला पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा ये जो है यहाँ पे जो है ये दक्कन का हिस्सा है, ठीक है ना, दक्कन का हिस्सा है, ये दक्कन का हिस्सा है, ठीक है, दक्कन का हिस्सा है। और याद रखिएगा ये जो है यहाँ पे जो है कैसी भूमि होती है, यहाँ पे चट्टानी भूमि होती है, ठीक है। यहाँ पे कैसी भूमि होती है, चट्टानी भूमि होती है। और ये विंध्यन पठार आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रख लीजिएगा विंध्यन पठार जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है, हॉकी से है, पोलो से है या फिर फुटबॉल से है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरानी कप जो है ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईरानी कप के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे गाइस ईरानी कप के बारे में। तो इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, शुरुआत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1959 से 60 के बीच में, 60 में इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा ये रणजी ट्रॉफी के जो है 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि कौन सी ट्रॉफी की शुरुआत जो है रणजी ट्रॉफी के 25 वर्ष पूरे होने के बाद उपलक्ष्य में जो है उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। और इसका जो नाम रखा गया था गाइस, ईरानी कप का जो नाम रखा गया था वो किनके नाम पर रखा गया था। तो याद रखिएगा इनका जो नाम रखा गया था वो JR ईरानी के सम्मान में, ठीक है ना, JR ईरानी, JR ईरानी के सम्मान में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्रिकेट के बारे में, तो इसमें जो है कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कुल खिलाड़ी, ठीक है। तो इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है, क्रिकेट में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है BCCI की स्थापना कब हुई थी गाइस, बीसीसीआई की स्थापना। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, तो याद रखिएगा भारत ने जो है पहला टेस्ट मैच खेला था, पहला टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला टेस्ट मैच हुआ था आपका 1932 में हुआ था। और पूछा जाता है कि किसके खिलाफ हुआ था गाइस, 1932 में जो है इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्रिकेट से आपका और कौन कौन सा ऐसा कप है जो क्रिकेट से संबंधित है, तो जैसे अगर मैं बात करूं दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी जो है ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन सा है इससे याद रखिएगा, और है आपका विजय, विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी आपके क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी ये भी आपके क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक अली
ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है? ये भी आपके क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि मनुष्य में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो मनुष्य में जो रक्त का कौन सा घटक है? प्लाज्मा है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, या फिर प्लेटलेट है? तो गाइस इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा रक्त के जो है ये कितने घटक होते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है रक्त के 4 घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। तो रक्त के 4 घटक होते हैं, तो कौन कौन से 4 घटक होते हैं? तो एक ये आपका हो गया 4 घटक में, यही आपका जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये जो है रक्त के 4 घटक हैं, ठीक है। प्लेटलेट, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा, ये 4 घटक होते हैं रक्त के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो आपका लाल रक्त कोशिका करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाल रक्त कोशिका के बारे में, एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो याद रखिएगा इसे जो है इसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, या फिर अगर आपसे इसका लाल रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम पूछे या अन्य नाम पूछे, ये दोनों में आपको क्या लिखना है? तो याद रखिएगा लाल रक्त कोशिका का जो है अन्य नाम या फिर वैज्ञानिक नाम पूछता है तो इसका नाम हो जाएगा इरिथ्रोसाइटस। इरिथ्रोसाइटस भी कहा जाता है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इरिथ्रोसाइटस भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लाल रक्त कोशिका है इसमें नाभिक नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा नाभिक नहीं होता है। लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है, लेकिन अपवाद है, ऊंट और लामा में होता है नाभिक, उनके लाल रक्त कोशिका में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका जो है लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कब से कब तक है? जीवन काल, तो याद रखिएगा इसका जीवन काल है 120 दिन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लाल रक्त कोशिका का जो है निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना। और इसका काम क्या होता है? ये जो है ऑक्सीजन का जो है परिवहन करना इसका काम होता है। और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वापस फेफड़ों तक लाना भी इसका काम होता है, ठीक है ना। तो इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य भी जब इतना पॉइंट लिखी हो तो एक पॉइंट और लिख लीजिए कार्य, ताकि समझ पाए। तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, याद रखिएगा, शरीर के हर एक हिस्से में, ठीक है ना, शरीर के हर हिस्से में क्या करना? ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, पहुंचाना। और CO2 से समझ जाइएगा कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना, ये इसका काम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा ये जो है पूछा जाता है कि ये लाल रक्त कोशिका में क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का जो रंग है, रक्त का रंग लाल होता है। अब चलिए थोड़ा श्वेत रक्त कोशिका यानी कि आपके WBC के बारे में देख लेते हैं। WBC के बारे में इसे क्या कहा जाता है? इसे ल्यूकोसाइटस कहा जाता है, ल्यूकोसाइटस, ल्यूकोसाइटस कहा जाता है। WBC के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसमें जो है नाभिक होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो आपके लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है, लेकिन श्वेत रक्त कोशिका में नाभिक होता है, ये पॉइंट आपको याद ही रखना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसका जो है निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी निर्माण जो है याद रखिएगा अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में
अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सालाबाई की संधि कब हुई थी गाइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और मराठा साम्राज्य के बीच? तो 1758 में हुआ था, 1782 में, 1771 में, या फिर ऑप्शन डी 1769 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सालाबाई की संधि जो हुई थी वो 1782 में हुई थी। तो सबसे पहले इसके जो है हम देखते हैं कि ये संधि क्यों हुई। युद्ध हुआ होगा तभी जाकर संधि होती है, ताकि उसको हम सुलटा सके उस युद्ध को, इसीलिए संधि होता है। तो इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये जो संधि हुआ था ये हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है ना, ये सालीबाई की संधि हुई थी कब? पहले स्टार्ट हुआ था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि आपका 1775 में, ठीक है, 1775 में ये शुरू हुआ था और 1782 में जब ये संधि हो गई तो ये खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि समाप्त हुआ। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है गाइस, इसमें जो है किसके बीच संधि हुई थी गाइस? तो ये संधि हुई थी मराठा मराठा वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मराठा की तरफ से कौन था गाइस? मराठा की तरफ से जो है याद रखिएगा महादजी सिंधिया थे। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। ठीक है, महादजी सिंधिया थे, ये संधि हुई थी। और ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? तो ब्रिटिश की तरफ से ये वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये जो है वॉरेन हेस्टिंग जो थे याद रखिएगा, ये थे गवर्नर जनरल थे उस टाइम, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इतना पॉइंट हो याद रखिएगा। इसमें अगर मैं बात करूँ तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि आपका सालाबाई की संधि हुई थी और इस संधि के साथ ये समाप्त हो गया था। ठीक है, इसमें जो है याद रखिएगा इस संधि में क्या क्या खास बात थी ये भी नोट करिए। ठीक है ना, सालाबाई की संधि। इसके बाद जो ये संधि हुआ था आपका सालाबाई की संधि। ठीक है, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ कि सालबाई की संधि आपका हुआ था 1782 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं लिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है ये कितने वर्षों की संधि हुई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच, मराठों के बीच 20 वर्षों तक। ठीक है ना, 20 वर्षों तक शांति बनी रहेगी, 20 वर्षों तक शांति बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो है इस संधि के तहत और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो इस संधि के तहत जो याद रखिएगा अंग्रेजों को क्या मिला था? अंग्रेजों को सालसेत द्वीप मिला। ठीक है ना, सालसेत सालसेत द्वीप मिला। ठीक है, और इसमें मराठों को क्या मिला था गाइस? मराठों को जो है यमुना का पश्चिमी क्षेत्र मिला था। ठीक है, यमुना का पश्चिमी यमुना का पश्चिमी क्षेत्र मिला। किसका गाइस? तो यमुना का पश्चिमी क्षेत्र मिला था मराठों को। मैंने रेड कलर ले लिया ताकि आपका हाईलाइट हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे अंग्रेजों मैंने शुरू में लिख दिया था, यहाँ पे नहीं लिख पाई इसलिए मैंने रेड से लिख दिया ताकि आपको याद है। तो ये पूछा जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है प्रथम आंगल है, तो यहाँ पे जो है 2 पॉइंट और याद रख लीजिएगा। एक आपको क्या याद रखना है गाइस? तो याद रखिएगा द्वितीय द्वितीय आंगल मराठा युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1803 से 1805, 1803 से 1805। ठीक है, और जो है अगला कौन सा था? अगला था तृतीय
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और याद रखिएगा अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो बहुत बार पूछा गया कि ये किसके बीच जो है इसमें एक संधि हुई थी, वो किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा किस किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है ना, तो एक फोटो सेल में जो है आपको पूछ रहा है कि जो प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा में? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में होती है। अब विद्युत ऊर्जा में कैसे होती है हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है गाइज, जो फोटो सेल होता है इसमें इसमें जो है कुछ संवेदनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले ये लिखिए, फोटो सेल, फोटो सेल में एक प्रकाश जो होता है संवेदनशील, संवेदनशील, संवेदनशील पदार्थ। ठीक है, संवेदनशील पदार्थ आपका कौन कौन सा होता है? संवेदनशील पदार्थ जैसे आपका सिलेनियम हो गया या सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो पदार्थ होता है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, फोटोसेल में। तो यही जो संवेदनशील जो पदार्थ होता है ना गाइस, याद रखिएगा जब इस पर जो है प्रकाश पड़ता है। ठीक है, संवेदनशील पदार्थ पर जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जब प्रकाश पड़ता है संवेदनशील पदार्थ पर, तब जो है याद रखिएगा इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या करती है? प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देती है, गति करना शुरू कर देती है, शुरू कर देती है। ठीक है, और यही जब गति करती है तो इसी गति के कारण, ठीक है, याद रखिएगा, इसी गति के कारण क्या होता है? इसी गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं गैस, तो यहाँ पे जगह नहीं, तो याद रखिएगा इसी प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रभाव, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यह देखिएगा इसका उपयोग। ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, उपयोग, तो इसका उपयोग जो है ये कहाँ कहाँ होता है गाइस, तो यह देखिएगा ये जो है कैमरा में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कैमरा में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका उपयोग जो है सोलर सेल में होता है, सोलर सेल में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका उपयोग कहाँ होता है गाइस, तो याद रखिएगा ट्रैफिक सिग्नल में, ट्रैफिक, ट्रैफिक सिग्नल में। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित कौन करता है? अनुच्छेद 17,
अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 167। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे याद रखना अनुच्छेद 167 जो है ये आपके कौन से भाग में आता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपके भाग 6 में है। इसके अलावा याद रखिएगा भाग 6 में जो है याद रखिएगा ये क्या है। तो याद रखिएगा भाग 6 जो है इसमें जो है ये राज्य कार्यपालिका है, ठीक है ना। भाग 6 में आपका क्या आता है गाइस, तो याद रखिएगा राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, ठीक है। राज्य कार्यपालिका यानी कि जो है भाग 6 में जो है ये आपका जो है राज्य सरकार की पूरी संरचना है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा इसमें 3 अंग है, इसमें 3 अंग है, ठीक है। 3 अंग कौन कौन से है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें 3 अंग शामिल है, जिसमें है आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका। इसके अलावा आपको याद रखना है विधानमंडल, और इसके बाद जो है आपको याद रखना है न्यायपालिका। तो आप ये भी याद रखिएगा ना, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। भाग 6 याद रखिएगा, भाग 6 में आपका कितना है, भाग 6 में जो है आपका 3 अंक शामिल है, ठीक है। याद रख लीजिएगा भाग 6 में आपका 3 अंक शामिल है, और 3 अंक शामिल में आपका कौन कौन सा है, तो कार्यपालिका है, विधानमंडल है और न्यायपालिका है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे बस इतना पॉइंट आप ये याद रख लीजिएगा कि जो भाग 6 है ना इसमें आपका क्या है, राज्य सरकार की पूरी संरचना है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा तो आपको पूरा याद रहेगा। राज्य सरकार की पूरी संरचना याद रखिएगा, पूरी संरचना, ठीक है। और इसी भाग 6 में 3 अंग शामिल है, जिसमें कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो है अनुच्छेद जो है आपका 167 के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है गाइस, तो याद रखिएगा लेख सार्वजनिक, लेख सार्वजनिक रोजगार, लेख सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर। ये किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 16 के तहत, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है आर्टिकल जो 38 है आपका 38। इसमें क्या है guys, तो 38 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो ये भारत में जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में जो दिया हुआ है वो किसमें, अनुच्छेद 38 में, ठीक है। भारत में कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख, स्थापना का उल्लेख है, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपका जो अनुच्छेद 38 है ये आपके कौन से भाग में, तो भाग 4 में है। और भाग 4 आपका किस में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और यहाँ पे जो है आर्टिकल 17 वहां पे जगह नहीं है, तो मैं नीचे यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अनुच्छेद, अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 17 जो है ये आपके अस्पृश्यता के को समाप्त का जो संविधान में जो उल्लेख दिया हुआ है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत से जो ये है ये आपका आर्टिकल 17 में है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है, बीएस नयपॉल है, आर के नारायण है या फिर स्ट्रीन गिरे है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था।
ठीक है, तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में। 1955 में जो है इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, जिसको आर के नारायण ने लिखा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो पुस्तक था आपका, ये जो है ये किस पर आधारित था, तो याद रखिएगा जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, पृष्ठभूमि पर आधारित थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं वीएस नायपॉल की, तो वीएस नायपॉल ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है, तो याद रखिएगा मैजिक सीड। मैजिक सीड्स पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है, वीएस नायपॉल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 2004 में। ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 2004 में। वहीं अगर मैं जयप्रकाश नारायण की बात करूंगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसे जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन्होंने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस, तो इन्होंने जो है प्रिंजन डायरी पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना, कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रिंजन डायरी। प्रिंजन डायरी पुस्तक लिखी थी। और याद रखिएगा ये जो है ये पुस्तक जो है इन्होंने आपातकाल के दौरान जो है वो जेल में रहते हुए लिखा था। ठीक है ना, आपातकाल का विरोध किया था तो उनके बाद इनको जेल में डाल दिया। तो याद रखिएगा ये पुस्तक इन्होंने जेल में लिखी थी, जेल में लिखी, आपातकाल के दौरान। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। एक और आपका कौन सा बच जाता है, स्ट्रीन कीरे। ठीक है, तो स्ट्रीन कीरे के बारे में आपको याद रखना है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, व्हेन द रिवर स्लीप्स। तो इनका जगह नहीं है तो मैं कहाँ लिखूं, रेड कलर ले लेती हूँ। ठीक है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है गाइस, तो याद रखिएगा इन्होंने लिखी है व्हेन द रिवर स्लिप्स। और इस पुस्तक के लिए जो इन्हें सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2015 में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, द हिंदू प्राइज फॉर फिक्शन से, द हिंदू प्राइज फॉर फिक्शन से सम्मानित। ठीक है, मैंने रेड कलर ही, दोनों पॉइंट रेड कलर से लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भारत ने किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिलों में 2 न्यायालय अदालत बनाई थी। तो कौन से गवर्नर जनरल ने 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग ने, रिचर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर रॉबर्ट क्लाइव ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इन्होंने 2 अदालत बनाई थी। और 2 अदालत इन्होंने कौन कौन सी बनाई थी, तो पहला आपको याद रखना है, पहला था फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। और दूसरा कौन था गाइस, दूसरा था आपका दीवानी अदालत, दीवानी अदालत। अब इन दोनों में क्या विशेषता थी ये देखेंगे। तो जो फौजदारी अदालत थी गाइस, याद रखिएगा ये अपराधों की सुनवाई के लिए था। ठीक है, फौजदारी अदालत जो था, याद रखिएगा ये था अपराधों अपराधों की सुनवाई के लिए,
सुनवाई के लिए। अपराधों की सुनवाई के लिए मतलब ये इसमें जो भी अपराध होते थे, चोरी, हत्या, डकैती, मारपीट, ये सब जो है ये फौजदारी अदालत का हिस्सा था। और जो दीवानी अदालत था वो इसमें कौन से थे गाइस, तो याद रखिएगा दीवानी अदालत जो था ये जो है नागरिक मामलों की सुनवाई के लिए था, ठीक है ना, नागरिक मामलों की, नागरिक मामलों की सुनवाई के लिए। नागरिक मामलों की सुनवाई के लिए, ठीक है। जैसे इसमें इसका मैं बता देती हूँ, नागरिक मामलों में जैसे इसमें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका कौन कौन सा हो गया गाइस, तो जैसे आपका जो है जमीन का विवाद हो गया, जमीन का विवाद। इसके बाद और आपका कौन सा हो गया गाइस, ये हो गया आपका विवाह, विवाह हो गया। इसके बाद कर वसूली हो गया, गया था एक बार, प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था, याद रखिएगा। तो कर वसूली हो गया। इसके बाद और कौन सा हो गया गैस, तो याद रखिएगा संपत्ति का बंटवारा हो गया। ये सब आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, संपत्ति का बंटवारा। और इसको जो है वॉरेन हेस्टिंग ने लागू कब किया था, तो 1772 में, ठीक है, याद रखिएगा 1772 में लागू किया था, जो कि आपके इसमें दिया ही हुआ है, फिर भी मैंने लिखा दिया है 1772 में लागू किया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसी 1772 के बाद जो है याद रखिएगा 1773 में जो है, इसी के बाद जो है आपका 1773 में क्या आया था गाइस, 1773 में आपका आया था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसी के बाद, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है याद रखिएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पूछा जाता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वो किसके तहत हुआ था, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय की स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि जब आप विंडोज पर कोई फाइल डिलीट करते हैं और इसे रिसाइकल बिन में रखा जाता है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जब आप कोई भी पीसी पे कोई विंडोज फाइल को आप डिलीट कर देते हैं, तो वो डिलीट हुआ फाइल कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो रिसाइकल बिन में उसे रखा जाता है, तो उसमें से आपको पढ़ना है कि रिसाइकल बिन में जाने के बाद ऐसा कौन सा चीज होता है जो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो सही है। तो क्या फाइल को अगर हम राइट क्लिक करके और रीस्टोर विकल्प का चयन करके रीस्टोर किया जा सकता है, रिसाइकल बिन की बात कर रही हूँ, या फिर फाइल लॉक रहती है और उसे आगे एक्सेस या डिलीट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी आपसे बोला है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि फाइल को सिस्टम के भंडार स्थान पर ले जाया जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से डिलीट किए जाने तक अपर्याप्त है, यानी अस्थायी रूप से डिलीट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि फाइल सिस्टम में अस्थायी रूप से हटा दी जाती है और उसे रीस्टोर नहीं किया जाता। तो सबसे पहली बात है कि अगर रिसाइकल बिन में अगर कोई भी आप फाइल को डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है। अब मोबाइल में जो लोग मोबाइल यूज कर रहे होंगे, तो आप किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता होगा, सब में एक सिस्टम होता है जो वहां जा करके वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। एक मोबाइल में ही होता है, जो कैमरा वगैरह होता है, किसी में ट्रेस होता है, किसी के फोन में, किसी के फोन में रिसेंटली डिलीटेड होता है, ठीक है ना। तो वो वहां जाके स्टोर हो जाता है, फिर वहां से अगर आप डिलीट करेंगे तब परमानेंट डिलीट होता है, ठीक है ना, मोबाइल में। तो उसी तरीके से पीसी की बात करो तो रिसाइकल बिन में वो चला जाता है, अगर आप किसी चीज को फिर रिसाइकल बिन से आप डिलीट करेंगे तब वो परमानेंटली डिलीट होता है, ठीक है ना। और चाहे तो आप उसको डिलीट कर लीजिए, चाहे तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसमें चयन करके आप रीस्टोर किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फाइल पर अगर आप राइट क्लिक करके उसको रीस्टोर विकल्प का चयन करिए और उसके बाद जो है उसे रीस्टोर किया जा सकता है, रीस्टोर पे क्लिक करिए, रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें क्योंकि ये बोला है कि ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है, तो ऑप्शन जो है आपका ए सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो बुद्ध के जन्म के समय से लेकर निर्वाण की प्राप्ति तक बुद्ध के जीवन का वर्णन करता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये जो है पहले ही आपको बोल दिया गया है कि एक किसके द्वारा, अश्वघोष द्वारा इसे रचित किया गया, ठीक है। एक कौन सा है, ये महाकाव्य है, ठीक है।
अश्वघोष द्वारा ये रचित किया गया हुआ है और ये एक महाकाव्य है, ठीक है ना। जो इसमें क्या है, इसमें जो बुद्ध का जो जन्म है, जन्म के समय से लेकर निर्वाण तक, यानी कि निर्वाण मतलब मृत्यु तक, तो बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्राप्ति तक जो है ये बुद्ध के जीवन का वर्णन करता है। तो कौन सा वर्णन करता है, शिशुपाल वध, या फिर अर्थशास्त्र, या फिर परेशान, या फिर बुद्ध चरित। तो गाइस बुद्ध चरित, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध चरित में जो है ये बुद्ध के जन्म से लेकर के जो है निर्वाण की प्राप्ति तक है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। जिसकी रचना किसने की है, जिसकी रचना अश्वघोष ने की है। रचना किसने की है, अश्वघोष। और अश्वघोष जो थे, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये कनिष्क के दरबारी थे, ठीक है ना, कनिष्क के दरबारी थे, दरबारी कवि थे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा कहाँ आयोजित की थी। तो अब अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा जो है, देखिए क्वेश्चन कितना कंफ्यूज है। अजमेर दरगाह में की थी, फतेहपुर सिकरी में की थी, आगरा का किला में किया था, या फिर दिल्ली के लाल किला में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फतेहपुर सिकरी हो जाएगा, ठीक है। अब धार्मिक चर्चा में बहुत लोगों को याद होगा, जो जिन्होंने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा इबादत खाना के बारे में, इबादत खाना। तो यहाँ पे इबादत खाना की अगर मैं बात करूँ, तो इबादत खाना ही आपका कहाँ आएगा, इस फतेहपुर सिकरी में। और फतेहपुर सिकरी आपका कहाँ पड़ता है इस उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सिकरी आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो है, इसने जो है इबादत खाने की स्थापना कब करवाई थी गाइस। तो ये तो मैं बता दी, फतेहपुर सिकरी में इसकी स्थापना हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कब करवाई थी, तो 1575 ईस्वी में जो है गाइस, याद रखिएगा 1575 ईस्वी में इसकी इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। और इस इबादत खाने की स्थापना कराने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था गाइस, तो इनका उद्देश्य था जो है सभी धर्मों की मूल भावना को समझना, ठीक है ना, सभी धर्मों की मूल भावना को समझना, समझना। और याद रखना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। ये ना पूछा जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने जो इबादत खाने की स्थापना की थी, उसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से प्रश्न रहता है, ठीक है, सहिष्णुता को बढ़ावा देना। इसके बाद बात करेंगे अकबर के शासनकाल के बारे में। शासनकाल, शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अकबर का शासनकाल था, वो था आपका 1526 में, ठीक है, 1526 से लेकर के 1605 तक इनका शासनकाल था, जिसमें 1526 में इन्होंने 1556 में, सॉरी, 1556 में इन्होंने एक युद्ध जीता था, जो कि ये कौन सा युद्ध हुआ था, और कौन से युद्ध को जीता था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये किसके बीच हुआ था, अकबर अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, जिसमें जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत हुई थी अकबर की, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था। तो सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था, तो पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या फिर जो है आपके उस्ताद जाकिर हुसैन, या फिर जो है पंडित रविशंकर। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन जो है सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। इनके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में। तो याद रखिएगा ये एक तबला वादक थे।
इसके बाद आपको याद रखना है कि जाकिर हुसैन को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण और तीसरा याद रखिएगा पद्म विभूषण। विभूषण। ठीक है, तो पद्म श्री से इन्हें कब सम्मानित किया गया था गाइस? तो याद रखिएगा, इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 1988 में। ठीक है, जब इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था तो ये कितने इनका उम्र कितना था? तो ये जो है 37 वर्ष के थे। 37 वर्ष के थे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? 2002 में। 2002 में इन्हें सम्मानित किया गया था। और जब इन्हें सम्मानित किया गया था तो ये कितने वर्ष के थे? 51 वर्ष के। और 51 वर्ष में इन्होंने जो है उस समय जो है इन सबसे कम उम्र के जो है वाद्य यंत्र वादक थे, जिन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्हें पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था? 2023 में। और उस समय जो है ये इनका जो है कैवा वर्ष था? 71वां वर्ष चल रहा था। 71। और 2025 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इससे, यहाँ पे आपको याद रखना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक है। शहनाई वादक है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ, ये पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था? ठीक है ना, तो हॉकी का जादूगर जो है ये किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को, समरेश जंग को, या फिर विजय कुमार को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को जो है याद रखिएगा, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके पास जो गेंद पर जो है इनकी गेंद की पकड़ इतनी जबरदस्त थी ना कि लोग इसे इनको कहते थे कि गेंद जो है उनके स्टिक से चिपकी रहती थी, जैसे वो जादू हो। मतलब उनके गेंद से स्टिक से गेंद जो है वो चिपकी रहती थी, जैसे कोई जादू है। इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाए थे। ठीक है ना, भारत को 3 ओलंपिक ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए थे। ठीक है, 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए थे, जिनमें से पहला कब दिलाया था? पहला इन्होंने 1928 में दिलाया था। दूसरा इन्होंने कब दिलाया था? 1932 में। और तीसरा इन्होंने दिलाया था 1936 में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1936 जो दिलाया था, ये कहाँ हुआ था? ये जो है ये बर्लिन में हुआ था, ये ओलंपिक। ठीक है, इसका 1932 में जो ये ओलंपिक हुआ था, ये कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स में, एंजेलिस में। और जो है तीसरा जो हुआ था 1928, जो कि ये पहला था, मेरे अकॉर्डिंग तीसरा है। मतलब पहला 1928 में इन्होंने दिलाया था, और ये कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है याद रखिएगा, इन इन मेजर ध्यानचंद की जो है याद रखिएगा, इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है guys? तो याद रखिएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था। तो कृषि के विकास के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने खोला था, कौन सा ये खोला था गाइस। तो दीवाने कोही, दीवाने विजारत, दीवाने कजा या फिर दीवाने रिसालत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीवाने कोही। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं बात करूं तो ये तुगलक वंश का था। ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल के बारे में, तो याद रखिएगा इसका शासनकाल था 1325 से लेकर 1325 से 1351 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि इनका जो है असली नाम क्या था गाइस। इनका असली नाम था जूना खां। जूना खां या फिर जो है उलुग खां। जूना खां असली नाम था। ठीक है। और याद रखिएगा इनको बहुत सारे भाषा का ज्ञान था। ठीक है ना, ये बहुभाषी थे, बहुभाषी विद्वान थे। बहुभाषी विद्वान थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो इन्हें कौन कौन सी भाषा का, इन्हें जो है अरबी का ज्ञान था, अरबी का ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन्हें गणित का ज्ञान था। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्हें चिकित्सा का ज्ञान था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब थोड़ा सा हम दीवाने कोही के बारे में समझते हैं। दीवाने कोही क्या था। तो दीवाने कोही जो है गाइस याद रखिएगा ये कृषि सुधार और खेती के विस्तार के लिए से बनाया गया था। ये विभाग को किस लिए बनाया गया था गाइस, तो याद रखिएगा कृषि सुधार के लिए, कृषि सुधार और खेती के विस्तार के लिए, खेती के विस्तार के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है उद्देश्य क्या था, इस दीवाने कोही को जो है बनाने का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा इसका जो उद्देश्य था वो था जो ये बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना। ठीक है। बंजर भूमि को, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, उपजाऊ बनाना। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि किसानों को जो है बीज बैल देना। ठीक है ना, यानी खेतों को जो है आर्थिक रूप से मजबूत देना, मजबूत करना। ठीक है ना, यही लिख लीजिए, खेतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन जो है 1892 में, 1896 में, 1894 में या फिर 1898 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका गठन किया गया था आपका 1894 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूरा डेट बात करूं तो इसका गठन हुआ था 23 जून 1894 को इसका गठन हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो है ये संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो संस्थापक है वो है पियरे डी कोबिटन, जो कि फ्रांस के थे। पियरे डे कोबेटन, कोबेटन। ठीक है। जो कि ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है ये है स्विट्जरलैंड, लाजोन में। ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है आपका, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक है।
इसका जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक, ठीक है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था आपका 1896 में हुआ था, 1896 में हुआ था, और कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1896 एथेंस, एथेंस आपका कहाँ है गाइस, तो एथेंस आपका यूनान में है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस। तो याद रखिएगा ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है ये 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि केंद्र सरकार के अनुसार अब कितने निवेश तक के उद्योगों को सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा। तो केंद्र सरकार के अनुसार जो है वो कितने निवेश को जो है सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा, यानी कि तो वो है आपका जो है मतलब छोटा सा उद्योग उद्यम माना जाएगा। तो 3.5 करोड़ वाले उद्योग में अगर निवेश किए हैं, किसी भी अपने उद्योग में निवेश किए 3.5 करोड़, तो वहां माना जाएगा, या फिर 7.5 करोड़, या फिर 4.5 करोड़, या फिर 2.5 करोड़। तो अगर कोई भी जो है उद्योग है जिसमें आपने 2.5 करोड़ का निवेश किया है गाइस, तो 2.5 करोड़ का निवेश जो है वो सूक्ष्म उद्योग यानी कि लघु उद्योग माना जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा 2.5 करोड़ का निवेश और 10 करोड़ तक का टर्नओवर वाले उद्योग को, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। 2.5 करोड़ और 10 करोड़, और 10 करोड़ टर्नओवर, 10 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योग, उद्योग को क्या माना जाएगा, सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्योग या फिर लघु उद्योग, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसकी घोषणा किसने की है गाइस, ये घोषणा जो है इसकी घोषणा किसने की है, तो घोषणा इसका 2025 में हुआ था, घोषणा 2025 में। और 2025 में किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा 2025 में वित्त मंत्री, वित्त मंत्री हमारी कौन है गाइस, निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री ने की। और इस घोषणा को करने के पीछे उद्देश्य क्या था गाइस, तो इस घोषणा को करने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो है आर्थिक विकास का जो है रोजगार सृजन को जो है बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कौन आए थे, हेनसांग आए थे, फाहियान आए थे, इब्ने बतूता आए थे, या फिर अलबरूनी आए थे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। फाहियान की अगर मैं बात करूँ तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के, द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है, द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद अगर मैं बात करूं इब्ने बतूता, तो इब्ने बतूता जो है याद रखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के शासनकाल में आए, ठीक है, तुगलक के शासन में आए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा और कौन हो गया, अलबरूनी। तो अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे, महमूद गजनवी, गजनवी के शासनकाल में आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। तो कौन सी पुस्तक है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, इंडिका, या फिर राज तरंगिणी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूँ तो अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य, कौटिल्य या फिर चाणक्य, एक ही नाम है, या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है। इंडिका जो है याद रखिएगा ये किसने लिखा है, तो इंडिका को मेगा स्नीज ने लिखा है, मेगा
स्थनीज ने लिखा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा है, ठीक है, कल्हण ने लिखा है। और पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा। ठीक है, कितना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो भारत का प्रादेशिक जल आधार जो है, आधार रेखा से, प्रादेशिक जल जो है ये आधार रेखा से, बेस लाइन से जो है ये कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है। 12 समुद्री मील तक, 10 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, या फिर 200 समुद्री मील तक। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है 12 समुद्री मील जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक समुद्री मील कितना होता है? एक समुद्री एक समुद्री मील एक समुद्री मील आपका कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर लगभग में। ठीक है, लगभग ले लेते हैं, लगभग में। ठीक है, जिसमें 12 समुद्री मील आपका कितना हो गया? 22 पॉइंट जो है 22, 12 समुद्री मील। इसको मैं समझा रही हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। 12 समुद्री मील, पहले ये समझ लीजिए, 12 समुद्री मील। तो ये हो जाएगा आपका जो है 2.224 किलोमीटर। ये भी आप लगभग में ही ले लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है 12 समुद्री मील जो है गाइस देखिएगा, इसमें जो है भारत का अधिकार है। ठीक है ना, इस क्षेत्र को जो है भारत का पूर्ण अधिकार है। जो 12 समुद्री मील जो है, याद रखिएगा इसको, भारत भारत को पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। ठीक है ना, 12 समुद्री मील में, 12 समुद्री मील में जो है पूर्ण अधिकार है। यानी कि जो है जैसे इसमें भारत जो है ये क्या कर सकता है, कानून को लागू कर सकता है 12 समुद्री मील तक। ये जो है कानून लागू कर सकता है। इसके बाद जो है इसके सुरक्षा व्यवस्था कर सकता है, सुरक्षा व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके जो है संसाधनों का उपयोग भी कर सकता है, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का उपयोग भी कर सकता है। ठीक है ना, तो ये है 12 समुद्री मील। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो है 24 समुद्री मील, जिसे हम नॉटिकल मील्स भी बोलते हैं। ठीक है, 24 समुद्री मील जो है ये आपका प्रादेशिक जल अगर आपसे पूछेगा, प्रादेशिक जल पूछेगा तो 12 समुद्री मील। और वहीं अगर आपसे अगर पूछेगा कि संलग्न क्षेत्र जो है ये किस में आता है, संलग्न क्षेत्र, ये आपका 24 मील में आता है। और 200 है ये आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। 200 नॉटिकल मील जो है, अलग कलर ले लेती हूँ क्योंकि ये जो है सेम सेम हो जाएगा। ठीक है ना, 200 विशेष आर्थिक क्षेत्र। ज्यादा इससे पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन ज्यादा पूछा जाता है विशेष आर्थिक से। ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि जो है कितने समुद्री मील तक भारत का अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, तो याद रखिएगा 12 समुद्री मील। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछा ही जाता है। ये 24 और 20, 200 जो है बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी हूँ। पूछ भी सकता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जब पानी जमता है तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पानी जमता है तो बढ़ता है, स्थिरता रहता है, शून्य हो जाता है, या फिर कम हो जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी जब जो है याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंधनों के कारण जो है ये क्या होता है, ये जो है एक छत्ते जैसी संरचना बना लेती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है जब ये संरचना बनाती है तो ये क्या हो जाते हैं, जो इसके अणु जो होते हैं ना, अणु मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और दूर होने की वजह से इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि बर्फ का आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।